नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। हम आज बात करेंगे जो मौजूदा स्थितियां हैं कि इस देश में भयंकर तूफान आया हुआ है। एक वीडियो आया है जिसमें एक व्यक्ति छत पर झंडा लगा हुआ है, वो झंडा उतारता है, गुस्सा में जमीन पर फेंकता है, फिर भी उसकी गुस्सा कम नहीं होती है तो उसे पांव से कुचलता है। झंडा था भारतीय जनता पार्टी। एक व्यक्ति इतनी मर्माहत हो गया कि उसने अपने पीसीएस अधिकारी ने अपने पद से, जो सिटी मजिस्ट्रेट के पद पे था, आने वाले दिनों में साल 6 महीने में वो एडिशनल अपर कलेक्टर जिलाधिकारी, वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया आहत होके। और थोड़ा बहुत नहीं, 5 पेज का इस्तीफा लिखा और पेन से लिखा। वो चाहते हो टाइप करा सकते थे, लेकिन पीड़ा ज्यादा थी। उसके बाद उन्होंने कई चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया। इतना ये सब चल रहा था तो परेड में पता लगा कि भीड़ में कहीं दूर खड़गे जी और राहुल गांधी बिठा दिए। हो सकता है वो दलित हैं, बुजुर्ग हैं, सोचा हो इन्हें उधर ही बिठा दो, क्या जरूरत है। मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूं। इधर यूजीसी का मसला सरकार की गले की हड्डी बन गई है। अंदर लेंगे तो खराब है और उगलेंगे तो खराब है। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को नाराजगी दिखी हो। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे, मोदी जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं दिया। उन्होंने सोचा हो कि बेटा हम भाजपा को ही निपटा देंगे, अब उसके बाद आप सोचना। कई कयास इसमें लगाए जा रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ अपने वचनों से वापस नहीं आ रहे। प्रयागराज का मुद्दा हल्का नहीं पड़ा था कि मथुरा में श्री कृष्ण भगवान के सेवादार गोसाई परिवार को भी मार पीट के दुरुस्त कर दिया। ये तो बात तय हो गई कि आप बोलोगे तो आप पिटोगे। अभी तक था बुलडोजर तक, अब बुलडोजर से आगे की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अब आपको तय करना है कि हम पिट के बचें या विरोध करके बचें, ये आपको तय करना। वो एक फिल्म है, उसमें वो कहता था, विलेन, वो हीरो कहता था, एक दिन सब पिटोगे। अभी तो हमारे साथ आ नहीं रहे हो तो एक दिन सब पिटोगे। अब कोई बचा नहीं है। टीवी पे आप डिबेट देखो तो कल तक हिंदू मुसलमान की डिबेट थी, अब हिंदू हिंदू की डिबेट है। और एक साधु दूसरे साधु को बड़ा ठग, बड़ा झूठा और बड़ा अपमानित कर रहा है। हमारा जो सनातन था पूर्वार्ध का, कि हमारा सनातन धर्म किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, ये हमने पढ़ा। वो धर्म आज टीवी पर खुद बेइज्जत किया जा रहा है। और वो प्रकांड विद्वान बैठ बैठ के जिन्हें एबीसीडी धर्म की नहीं आती। सर, मैं इन सब चीजों को देख के बहुत पीड़ा में हूं और इसीलिए मैं आपसे इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है। क्या अपमानित करने वाले लोग, उनके पोस्टरों पर कालिक पोती जा रही है, लोग जूते मार रहे हैं, इधर वो अपमानित करते हैं, उधर उनका हो जाता है। आखिर कैसे निपटेगा ये मामला? देखिए शिव कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि अब कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया है। जब ऐसा लगा कि देश के नागरिक, देश के लोग, जागरूक मतदाता, बुद्धिजीवी, निष्पक्ष पत्रकार, अदालतें कोई न्याय नहीं कर पा रहा, तो फिर प्रकृति ने सोचा कि अब हमारी ही जिम्मेदारी है न्याय करना। क्योंकि जब अन्याय बहुत बढ़ जाता है तो फिर ईश्वरीय न्याय होता है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ वही हो रहा है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया। पिछले 11-12 सालों से नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सबको कोसते रहे, उनकी खिल्ली उड़ाते रहे, सच्चे झूठे किस्सों से उनकी चरित्र हत्या करते रहे। लेकिन अब ये जो भस्मासुर है, जो खुद नरेंद्र मोदी का पैदा किया हुआ भस्मासुर है, ये जो रक्त बीज हैं, ये जो अंधभक्त हैं, ये जो नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी थी, उनका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय था, ये सारे लोग अब उनके सिर पर ही हाथ रखना चाहते हैं। जैसे भस्मासुर भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखना चाहता था, उन्हीं ने वरदान दिया था। तो इस लंपटों की फौज को, इन उद्दंड, आवारा, बदतमीज, बदसलूक, बदजुबान, बेशर्म लोगों की जो फौज नरेंद्र मोदी ने तैयार की थी, उन्हें खाद पानी दिया था, ये फौज अब उनके ही सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ रही है।
कौन सोच सकता था कि सिर्फ 11.5 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं की तस्वीरों पर जूते मारे जाएंगे। और ये काम विरोधी नहीं कर रहे हैं शिव कुमार जी। इस प्रदर्शन में, इस विरोध में, इन आंदोलनों में जो यूजीसी के नए कानूनों के विरोध में छिड़ा हुआ है, इसमें कांग्रेस नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है। 100% वो सवर्ण तबका है, जनरल कैटेगरी के वे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को नॉन बायोलॉजिकल माने हुए थे। मोदी ने कहा कि मैं अवतार हूं, वो लोग तो पहले ही से माने बैठे थे कि ये तो भगवान के अवतार हैं। अपने आराध्य के पुतलों पर, उनकी तस्वीरों पर जूते चला रहे हैं ये लोग, मीम बन गए हैं। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी तो ये कहती रही है बंटोगे तो कटोगे। वे तो धर्म के आधार पर बांटने की बात करते थे। यहां तो नरेंद्र मोदी ने हिंदू समाज को ही बांट दिया है। एक तो साधुओं के चक्कर में पहले ही आपस में लड़े हुए थे, अब ये यूजीसी के चक्कर में सवर्ण और दलित, आदिवासी, पिछड़े, जिनके सम्मान की रक्षा में वो कानून बना है, उसके चलते अब बट गए। अब बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसने बांटा है? नरेंद्र मोदी को अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर उन्हें तेलिया लिखा जा रहा है, तेली लिखा जा रहा है। यानी समाज के भीतर जाति की जड़ें कितनी गहरी हैं, इस एक कानून ने एक बार फिर उस नग्न सच्चाई को हमारे सामने लाकर रख दिया। तो अब नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं है इससे निपटना। अब की बार पाला उनके अपने लोगों से पड़ा है। अब वे कहें ये तो अर्बन नक्सल है, ये तो खालिस्तानी है, सच्चा सवर्ण तो घर में बैठा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, ये डीप स्टेट वाले हैं, ये अमेरिका की जॉर्ज सोरोस की कंपनी से फंडेड हैं। अब कहकर दिखाएं नरेंद्र मोदी। अभी कह रहे थे 3-4 दिन पहले अर्बन नक्सल, जिस दिन नए अपने अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराया था। एक दफा नरेंद्र मोदी अपने इन अंध समर्थकों को आतंकवादी कहकर तो दिखाएं, इन्हें कलम नक्सल कहकर तो दिखाएं, किताब नक्सल कहकर दिखाएं। उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने किस तरह के भस्मासुर पैदा किए थे, किन लोगों को उन्होंने वरदान दिया था। ये फ्रिंज एलिमेंट कहकर अब काम नहीं चलेगा कि ये तो आवारा तबके हैं, थोड़ा सा एक टुकड़ा है समाज का। ये तो बड़ा प्रभावी तबका है, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर अभी तक आप मुसलमानों के खिलाफ गोली चला रहे थे। अब जरा कपिल मिश्रा से पूछिए उनकी क्या राय है अपने नेता की तस्वीरों पर जूते पड़ते देखकर। अब जरा अनुराग ठाकुर से पूछा जाए, इनके लिए भी कहेंगे गोली मारो सालों को, कहकर तो दिखाएं एक बार। तो अब नरेंद्र मोदी की राह बहुत कठिन हो गई है आने वाले दिनों में। बाकी के जो 2 और मुद्दे हैं, नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो साधुओं के साथ जो हो रहा है, शंकराचार्य के शिविर में घुसकर योगी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। तो नंबर तो सबका आएगा, लाइन सीधी रखो। तो अब की बार लाइन सीधी रखनी है सवर्णों को, जनरल कैटेगरी के उस तबके को जो अब तक दूसरों के हक मारे जाने पर ढोल पीटता था। बुलडोजर जब दूसरे के घर पर चढ़ता था तो जय जयकार होती थी। और अब जब बनारस की दाल मंडी में मोदी के अंधभक्तों के घर पहुंच गया, उनकी सीढ़ी पर, उनके चौखट पर, उनकी देहरी पर बुलडोजर, तो कलप कलप के वो एक बहना है कोई जो कह रही थी वोट चोरी से भी बने तो क्या है, लेकिन अगला ही वीडियो जैसे ही आप देखते हैं तो उसमें रो रही है, कह रही है कोई हिंदुओं की सरकार नहीं है ये। वही हाल यूजीसी के इस मुद्दे पर सवर्ण समाज का हो गया है। जी सर, बड़ा आपने जो कहा अभी कि ये स्थिति तो बड़ी बुरी फंस गई है। एक लोमड़ी और लोमड़ा रहते थे सर,
लोमड़ा बाहर घूमने गया तो वो कोई जलेबी खा के निकला था, तो जलेबी की कागज वाली थैली उसने डाल दी। लोमड़ा ने लपक ली और घर ले जाके दे दी कि रख ले, पूरे बन का पट्टा करा लाया हूं। वो लोमड़ी ने बड़ा संभाल के पट्टा रख लिया। एक दिन वो बाहर निकला तो कुछ कुत्ते भाग लिए उसके पीछे, तो लोमड़ी तो अंदर घुस गई, लोमड़ा आधा बाहर रह गया, कुत्ता उसके पीछे से नोचने लगे, खाने लगे। तो लोमड़ा ने कहा कि बड़ अंदर, ये खाए जा रहे हैं, कि वो पट्टा दिखाना दो। तो उसने कहा था कि ये अनपढ़ लोगों से मेरा पाला पड़ गया, ये पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें पट्टा दिखा के भी नहीं रुकेंगे। तो अब मोदी का पहली बार ढंग के लोगों से पाला पड़ा है, वरना अब बिल्कुल, तक जो बहुत तस्वीर बढ़िया। वीडियोज आए हैं इनसे अब तक तो बुलडोजर पहुंच गया होता, मोहन यादव का बुलडोजर पहुंच गया होता, योगी आदित्यनाथ का, अगर कोई कांग्रेसी होता, कोई सपाई होता, कोई आरजेडी वाला होता, ममता बनर्जी का होता, तो अब तक तो बुलडोजर पहुंच जाता। लेकिन सर इस सब के बावजूद जो युवा है, जो लोग हैं, आपने देखा एक गाना आया, मजा आ रहा है नरेंद्र, यानी क्या कहो क्या नरेंद्र, मजा आ रहा है। कितने गाने बन रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। आपने देखा कि शंकराचार्य के दुर्व्यवहार पर कल केशव प्रसाद मौर्य को ऊपर से निर्देश था कि जाइए और माफी मांग लीजिए, लेकिन जब तक वो पहुंचते प्रयागराज तब तक फिर सिचुएशन बदल गई और कहा कि तुम अलग ही रहना, तुम इस विवाद में अपने को फंसा के क्यों, तो उन्होंने फिर दूर खड़े होकर माफी मांग ली। ये आखिर भाजपा रच क्या रही है, ये कौन सा सनातन बनाना चाहती है? क्या मोदी और योगी शंकराचार्य बनेंगे? कौन बनेगा ये तो तय हो जाए। देखिए, कम से कम मोदी और योगी में सबसे पहला नंबर तो मोदी का आएगा। वे ही शंकराचार्य बनेंगे, वे जगत गुरु बनेंगे, वे तो नॉन बायोलॉजिकल है। लेकिन असल फिर में सर इसमें राहुल हो ये रहा, शंकराचार्य का क्या होगा? फिर उन जगत गुरु का क्या होगा? न जाने कितने जगत गुरु हैं, वे सब अपने अपनी पूरी आस्था नरेंद्र मोदी जगत जगत गुरु 1008 हो जाएंगे वे। इन लोगों के नाम के आगे तो 1008, 108, ये सब असंख्य असंख्य कोटि, तो नरेंद्र मोदी के नाम के आगे ऐसा कुछ जुड़ जाएगा। लेकिन असल में बहुत सारी चीजें चुनावी नजरिए से, सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करने के लिए भी हो रहा है। जैसे यूजीसी के मामले में यह माना जा रहा है, जानकारों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या राहुल गांधी, इन लोगों का जो पीडीए का फॉर्मूला है, उसकी काट के लिए नरेंद्र मोदी ये कानून लाए हैं कि इसके जरिए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को ये संदेश दिया जाए कि देखिए आपके सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी कितने चिंतित हैं, कि अगर आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई जातिगत रूप से प्रताड़ित करेगा, कोई भेदभावकारी बात कहेगा, तो उसके खिलाफ जांच बैठेगी और इतने कड़े कड़ी उसको प्रतिबंध और सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। एक तो उसके पीछे ये मामला है। दूसरा, योगी और नरेंद्र मोदी का आपसी जो रार तकरार चल रही है वो तो है ही है। तीसरी तरफ जो चुनौती है वो राहुल गांधी के रूप में चुनौती है। नरेंद्र मोदी हमेशा लाख कोशिश करके भी राहुल गांधी की छवि को जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी की छवि उतनी ही निखरती चली जाती है। पिछली बार वे नहीं गए थे, लोगों ने बहुत आलोचना की, गणतंत्र दिवस परेड में नहीं गए। अब की बार गए तो उनको फिर तीसरी चौथी कतार में बैठने को कुर्सी दे दी गई। दोनों लोग नेता प्रतिपक्ष हैं अपने अपने सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में। साधारण सा प्रोटोकॉल है, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। दुनिया के तमाम देशों में तो नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर जैसा सम्मान मिलता है, छाया प्रधानमंत्री, और उनके आगे सामान्य लोग बैठे हैं बहुत सारे। शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ये सब करके वे दरअसल में विपक्ष को लगातार नीचा दिखाना चाहते हैं। सारे कायदे कानून, सारे प्रोटोकॉल बलाए ताक रख के सिर्फ अपनी तानाशाही मनमर्जी चलाना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे देश के सामने हर चीज 5 मिनट में सामने आ जाती है। आपने तीसरी कतार में बिठाया, 5 मिनट में कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल ने और सामान्य लोगों ने लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर पेश कर दी। वे बैठे हैं यूपीए सरकार के समय सबसे पहली कतार में, यूपीए की चेयरपर्सन के साथ, उपराष्ट्रपति वगैरह सब एक ही कतार में, उसी में लालकृष्ण आडवाणी बैठे हैं।
आज एट होम डिनर हुआ राष्ट्रपति के यहाँ। राहुल गांधी ने वो पूर्वोत्तर का कोई पटका उनके गले में नहीं है, बाकी सब डाले हैं। हेमंता विश्व शर्मा और पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप लगाने लगी कि वो पूर्वोत्तर का अपमान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो दुपट्टा नहीं डाला। 2 मिनट के अंदर राजनाथ सिंह की फोटो आ गई, वे भी नहीं डाले। अब जो लोग बीजेपी के राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे थे, अब वे राजनाथ सिंह से भी माफी मंगवा लें, उन्होंने क्यों नहीं डाला? पोस्ट खत्म हो गई होगी फिर तो, खत्म तो खत्म हो गया, खत्म। लेकिन तो आज की तारीख में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बीजेपी और आरएसएस का झूठ 5 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रहता। मैं हमेशा एक फॉर्मूला बताता हूं कि 2014 से पहले आरएसएस और बीजेपी का झूठ साल भर जिंदा रहता था। 2015 में उसकी आयु 6 महीने हुई। साल दर साल घटते घटते आरएसएस और बीजेपी के झूठ की उम्र 5 मिनट बची है अधिकतम। ये भी अधिकतम है, वरना 1 मिनट लगता है उनके झूठ की कलाई खुलने में। जी हर चीज जी बात पूरी करते हैं, बात पूरी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर चीज इस समय इंटरनेट पर मौजूद है और वो अजर अमर है। एक बार कोई चीज इंटरनेट पर आ गई, उसको कहां ले जाएंगे आप? नरेंद्र मोदी ने अगर एक बार बोल दिया कि रुपए की कीमत गिरने से प्रधानमंत्री और देश की गरिमा गिरती है, तो जिस दिन भी डॉलर बढ़ता है, रुपया गिरता है, वो वीडियो आ जाता है नरेंद्र मोदी का। क्या कर लेंगे आप इसका? तो रुपया इसलिए वित्त मंत्री ने मना कर दिया, रुपया गिरता ही नहीं है, रुपया तो बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल सही कह रही है। महंगाई अच्छी चीज है, प्राइम टाइम में दिखाएगा कोई तिहाड़ी चौधरी, दिखा चुके हैं महंगाई बढ़ना अच्छी चीज है। हाँ हाँ, अमेरिका से प्रतिबंध लगे हमारे ऊपर, टैरिफ बढ़ाया जाए, सब देश हित में, बहुत अच्छा है। इसी को अमृतकाल कहते हैं। जी सर एक और चीज आई है अभी कि चुनाव के लिए कितना सब कुछ किया जाएगा। चुनाव आयोग, एसआईआर, ईडी, सीबीआई, इन सब का तो प्रयोग हो ही रहा था। लेकिन सर कल जो एक पुरस्कार बटे, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, 5 पद्म भूषण बटे, 13 पद्म भूषण बटे, 113 पद्म श्री, यानी कुल मिला के लगभग 131 पुरस्कार बटे जी। और इन सब में चुनावी राज्य थे, उनमें तमिलनाडु को 13 मिल गए, पश्चिम बंगाल को 11 मिल गए, केरल को 8 मिल गए, असम को 5 मिल गए, पुडुचेरी को 1 मिल गया। यानी 5 राज्यों को अगर हम गिने तो लगभग 38 मिल गए, यानी 25% के आंकड़े के आगे ही होंगे, कम नहीं रहेंगे। तो बाकी देश 75% में रह गया। पुडुचेरी को तो हम एक बड़ा राज्य मानते भी नहीं है। अगर हम मान लें तो 3 राज्य बचते हैं, चौथा असम, तो 4 राज्यों को 25% और बाकी के राज्यों को 75%। ये आंकड़ा समझ में नहीं आया। तो जहां चुनाव होंगे वहीं सब जाएंगे पुरस्कार। बड़ा बड़ा सर, वो एक पुरानी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। इसको मैंने बदल कर लिखा है, मोदी बांटे पद्मश्री चुनाव देख कर दे। और ये पहली बार नहीं है, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, देश के ये सारे सर्वोच्च सम्मान राज्यों के अगले दिनों में, अगले सालों या महीनों में होने वाले चुनाव को देखकर दिए जा रहे हैं। एक चार्ट भी ट्विटर पर, एक्स पर वायरल है, उसमें बताया गया है कि 2014 के बाद जब जब जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है, उससे पहले के ये पद्म पुरस्कार उन राज्यों के लोगों को ज्यादा संख्या में मिलते हैं। वही इस बार भी हुआ है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में चुनाव है, तो वहां पर चीन चीन कर मोदी ने पद्म पुरस्कार बांट दिए। इनका कितना फायदा होता है हम नहीं जानते। और सबसे मजे की बात यह है, शिबू सोरेन को भी पुरस्कार दिया, सम्मान दिया है। शिबू सोरेन पर तो जेएमएम रिश्वत कांड में आरोप लगा है, जेल गए हैं। हेमंत सोरेन को जेल भेज चुकी है यही इन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार। तो अब ये कयास चल रहे हैं कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के पिताजी को पद्म भूषण दे दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी
ये लोकसभा चुनाव के टाइम भी किया गया था, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर भारत रत्न दे वहां दिया था। हो गई थी, तो जयंत चौधरी इधर आ गए थे कि अब हम एनडीए के साथ चले जाएंगे, तो हेमंत बिल्कुल सोरेन चले बिल्कुल। आए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहुत पहले से ट्विटर पे कई लोग एक आध महीने पहले से लिख रहे थे कि हम शिबू सोरेन को पुरस्कार देकर हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चे को अपनी तरफ करने की कोशिश चल रही है। अब वो जाते हैं कि नहीं जाते हमें नहीं मालूम, भविष्य में क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर पद्म पुरस्कारों का भी इस तरह से राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल होगा तो क्या सम्मान बचा रहेगा। वैसे भी कई ऐसे लोगों को मिलते रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में राम भद्राचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, जो इतने घृणित विचार पेश करते रहते हैं। कल्पना ही नहीं की जा सकती, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इतना बड़ा पुरस्कार। तो अब नरेंद्र मोदी के युग में अगर पद्म पुरस्कार भी रेवड़ियों की तरह चीन चीन कर चुनावी राज्यों के लोगों को दिए जा रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, उन्हें कितना फायदा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को दे दिया केरल में, अच्युतानंदन को। उनको ये नहीं मालूम, एक तो वे दुनिया में अब है नहीं जिन्हें दिया, मरणोपरांत दिया है। नरेंद्र मोदी को ये नहीं मालूम कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने सैद्धांतिक रूप से पद्म पुरस्कारों को न लेने का फैसला वर्षों से कर रखा है। कम्युनिस्ट पार्टी का कोई लीडर पद्म सम्मान नहीं लेता, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कुछ नहीं। अब अच्युतानंदन तो है नहीं कि वे लेने आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से भी कोई लेने नहीं आएगा उसे। फिर देने से फिर क्या भी दे फायदा दिया। केरल में चुनाव है ना, लोगों को मैसेज देना चाहते हैं हमने आपके लीडर को पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण जो भी दिया है वो सम्मान दे दिया है। यही सोच है इनकी, इससे ज्यादा सोच नहीं सकते मोदी शाह। सर एक और अंतिम एक सवाल है छोटा सा। एक आपके यहां जज होते थे अतुल श्रीधरन, उनका ट्रांसफर हुआ, तो कल जस्टिस भुइयां ने बड़ी जोरदार टिप्पणी कर दी है कि सरकार के आदेश पर ट्रांसफर होते हैं, केंद्र सरकार अनुरोध करती है इसे हटा दो, तो फिर सर फैसले कैसे होंगे? बड़ी, क्योंकि इस पर आपसे हमने प्रोग्राम पहले भी किया था जब अतुल श्रीधरन ने सोफिया कुरैशी को लेकर अपना सो मोटो केस। हाँ, नहीं, उनकी पहल पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया था उन्होंने, विजय शाह के खिलाफ केस रजिस्टर कराया था जी। तो फिर सर क्या होगा जब जज साहब ही कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि अगर हमारे खिलाफ फैसले दोगे तो हम ट्रांसफर कर देंगे, ऐसी जगह भेज देंगे जो आपको जीना हराम हो जाएगा, और हमारे फेवर में दोगे तो हम हो सकता है किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दें, तो देखिए खत्म हो गया। देखिए, खत्म ही है। सिस्टम के नाम पर अकेला न्यायपालिका अकेली बची है जिसमें थोड़ा सा भरोसा लोगों का बचा था। बाकी आप सोच लीजिए, प्रशासनिक तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, बाकी की जितनी एजेंसियां हैं सरकारी, वे तो सब मोदी शाह के शूटर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके फंटर के रूप में काम कर रहे हैं। सिर्फ अदालतें बची थी, उनमें से भी थोड़ी सी। बाकी तो जिस तरह के भर दिए गए लोग, आपके इलाहाबाद वाले यादव जी जैसे, जो कह रहे थे कि बहुसंख्यकों की मर्जी से देश चलेगा, अब तक कुछ नहीं हुआ उनका। यशवंत वर्मा जैसे लोग, नोटों की गड्डियां जलाई गई थी, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कमरा भर के नकदी थी। तो जस्टिस भुइयां ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार या कोई भी सरकार अगर जुडिशरी को भी इस तरह हाँकेगी, अपनी मर्जी से उन्हें कठपुतली बना के रखेगी, तो न्याय तो नहीं मिलेगा इस देश के लोगों को। इंसाफ के लिए अब इस देश में कोई देहरी, कोई दरवाजा, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये बयान बहुत गंभीर बयान है कि सरकार के इशारे, सरकार की मर्जी से जजों के तबादले होते, और दिख गया हमारे सामने कितनी ऐसी घटनाएं हो गई अभी। तो अब धीरे धीरे हमारे देश में सब कुछ खत्म हो रहा है। संविधान, लोकतंत्र या घोषित तानाशाही ही चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात इस बीच में यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो भस्मासुर खड़े किए थे,
अब वे उन्हें ही भस्म करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वे कैसे बच पाएंगे वे जाने। बड़ी सर आपने अंतिम लाइन बहुत गंभीर कर दी है कि नरेंद्र मोदी ने जो भस्मासुर पैदा किए वो भगवान शिव की तरह खोज रहे हैं कि मोदी कहां मिलेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।